नमस्कार, बीते हफ्ते की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। बीते हफ्ते जिन खबरों ने बटोरी हैं सुर्खियां, आज आधे घंटे उसी की करेंगे बात। झारखंड गठन के 17 सालों के दौरान विधायकों के वेतन में 10वीं बार बढ़ोतरी होने वाली है। प्रस्तावित फाइलें विधानसभा सचिवालय से संशोधित होकर कार्मिक विभाग जा चुकी, जिस पर बहुत जल्द सरकार अपनी मुहर लगा देगी। बढ़ती महंगाई और अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यों को लेकर झारखंड के माननीय अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग पिछले बजट सत्र के दौरान सदन में उठा चुके थे। आज फिर से इस मामले को उन्होंने उठाया है। झारखंड विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान सदन में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर सदन में ये मुद्दा उठाया था। विधायकों ने राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें विधायकों ने वेतन में 30% बढ़ोतरी की मांग की थी। विधायकों ने बढ़ती महंगाई, क्षेत्र भ्रमण और विकास कार्यों में हो रहे खर्च का हवाला देते हुए सरकार से अपने वेतन में वृद्धि की मांग की थी। सब लोग, सारे विधायकों का मांग था, और जिस प्रकार से हर चीज़ के कीमत बढ़ चुकी या क्षेत्र में खर्चा होता है, सब कुछ बढ़ चुका है। वैसे समिति ने निर्णय लिया है, समिति अपना निर्णय लेकर के आगे बढ़ाई है। हालांकि हम लोग इस पक्ष के हम तो थे कि वेतन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो विधायक निधि, जो विकास राशि है वो बढ़ना चाहिए। इसका एनालिसिस होते रहता है और परिस्थितियाँ, समस्या सभी को देखते हुए फिर कभी बढ़ता है। पक्ष में है आप इसके? पक्ष विपक्ष की मामला ही नहीं हो तो कमेटी तय किया। वेतन बढ़ोतरी के पक्ष में है, जैसे बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सब परिस्थितियों को देख के ही जो कमेटी बनाया है। अब कमेटी ने क्या अनुशंसा किया है, क्योंकि हम लोग को कोई डिक्लेरेशन तो मिला नहीं है। वेतन की जहाँ तक बात है, अब तो ये समिति ने इस तरह का प्रस्ताव दिया है कि वेतन बढ़ोतरी होगी। अब चलिए इसमें अब तो समिति की सहमति है, उसमें सभी मानने को सहमति किया है, तो उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पक्ष में हूँ, होना ही चाहिए। विधायकों की बहुत सारी लायबिलिटीज होती है क्षेत्र में, इसलिए बढ़ोतरी तो जायज। अभी जो है जिस तरह से देख रहे हैं कि महंगाई है या विधायकों का जो है जिस तरह से क्या बोलते हैं कि कार्य करना पड़ता है, आम जनता के बीच में जाना पड़ता है, उस परिस्थिति में तो हमको लगता है कि जो है वेतन वृद्धि उचित है, बढ़ना चाहिए। वेतन बढ़ोतरी में सिर्फ माननीय नहीं बल्कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी शामिल है। वर्तमान में विधायकों को वेतन और सभी भत्ते मिलाकर 1.5 लाख के करीब मिलता है। विधायकों को मिलने वाला मूल वेतन से लेकर भत्ते तक में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई, जिसमें चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, कार्यालय आदि शामिल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कार्मिक विभाग को विधानसभा सचिवालय ने उसे प्रेषित कर दिया। अब सरकार को निर्णय लेना है कि विधानसभा वेतनमान वृद्धि के संबंध में समिति का जो प्रतिवेदन है उस पर सरकार क्या कार्रवाई करे। एक मुख्यमंत्री जी का भी है, अध्यक्ष जी का भी है, उपाध्यक्ष का भी है, सभी सदस्यों का भी है। झारखंड के विधायकों को हर महीने मिलने वाले वेतन और भत्ते: वेतन 30,000, क्षेत्रीय भत्ता 20,000, कार्यालय भत्ता 10,000, सत्कार भत्ता 20,000, सवारी भत्ता 30,000, चिकित्सा भत्ता 5,000, समाचार पत्र 1,000, अन्य भत्ता 5,000, कुल मिलाकर 1,21,000। इन भत्तों के अलावा भी माननीय रेल कूपन, मोबाइल और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। राज्य का आम आदमी बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं से परेशान है।
ऐसे में माननीयों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग कहां तक जायज है? न्यूज इंडिया के लिए रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट। तो बीते हफ्ते हमने आपको पीएलएफआई से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाई थी। झारखंड में पीएलएफआई एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं। झारखंड पुलिस लाख दावे करे कि पीएलएफआई कमजोर पड़ गया है, लेकिन हकीकत इससे ठीक परे है। झारखंड में भाकपा माओवादियों से अलग होकर बना पीएलएफआई संगठन लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप अब तक पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम भी घोषित है, लेकिन उसके संबंध में कोई खास जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी और लगातार ये उग्रवादी संगठन बड़ी वारदातों को अंजाम देता जा रहा है। सिमडेगा में बानो थाना प्रभारी और सिपाही की पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा हत्या किए जाने से एक बार फिर साबित हो गया है कि पीएलएफआई आक्रामक हो गया है। वर्ष 2016 से 17 में संगठन ने 89 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें 41 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। पीएलएफआई उग्रवादी संगठन ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। 8 अप्रैल 2017 सिमडेगा में बानो थाना प्रभारी विद्यापति सिंह और सिपाही राजू की हत्या। 28 मार्च 2017 खूंटी में पुलिस मुखबिरी के आरोप में तोरपा के डेविड सोई की गोली मारकर हत्या। 14 फरवरी 2017 नामकुम रिंग रोड सरवल गांव में एक कंपनी साइट पर गोलीबारी। 8 फरवरी 2017 कर्रा में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी के बीच मुठभेड़ में एक उग्रवादी गिरफ्तार। 18 जनवरी 2017 कर्रा के बिरदा गांव में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला, कई वाहनों को आग के हवाले किया। 29 मार्च 2016 बसिया थाना क्षेत्र के खरवागढ़ पल में पुलिस को उड़ाने के लिए सिलेंडर बम लगाया, बम बरामद। 21 मार्च 2016 बानो के डुमरिया कारीकेल में पीएलएफआई और पुलिस के बीच मुठभेड़, उग्रवादी कई सामान छोड़कर भागे। 19 मार्च 2016 बसिया थाना क्षेत्र के कलिक गांव में वाहनों को रोक लूटपाट की। 19 मार्च 2016 रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास ईंट बालू सप्लायर प्रमोद महतो की गोली मारकर हत्या। 17 मार्च 2016 गुमला के बसिया स्थित गुड़ाम मसरी बेड़ा में सड़क निर्माण कर रहे एक मुंशी और 3 मजदूर की गोली मारकर हत्या। 7 मार्च 2016 पाकी थाना क्षेत्र के बनई जंगल में पीएलएफआई और पुलिस मुठभेड़ में एरिया कमांडर की मौत। 3 मार्च 2016 तमाड़ थाना क्षेत्र के मधुकौन कंपनी कैंप में लेवी के लिए कई वाहनों को आग के हवाले किया। 28 फरवरी 2016 सिमडेगा के बासजोड़ थाना क्षेत्र में पीएलएफआई और पुलिस के बीच मुठभेड़। 3 फरवरी 2016 तोरपा थाना क्षेत्र के कंसू टोली में पीएलएफआई और पुलिस मुठभेड़ में एक उग्रवादी की मौत। 1 फरवरी 2016 खूंटी थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में पीएलएफआई और पुलिस के बीच मुठभेड़, उग्रवादी बचकर भाग निकले। 1 फरवरी 2016 कामडारा थाना क्षेत्र के रामपुर लोईकेल गांव में घर में घुसकर छात्र अभिनंदन सिंह की हत्या। 1 फरवरी 2016 बांधगांव थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप के समीप पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या। 20 जनवरी 2016 चक्रधरपुर गोयलकेरा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मशीनों को किया आग के हवाले। 4 जनवरी 2016 बानो महाबुआन जंगल में पीएलएफआई और पुलिस मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए। झारखंड पुलिस की माने तो आंकड़े गलत हैं, लेकिन पुलिस ये जरूर मानती है कि इस संगठन ने हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसको लेकर पीएलएफआई के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा है, नक्सली जो अखबार में उसका इंटरप्रेशन निकला है वो इंटरप्रेशन सही नहीं है। ऐसा है कि पुलिस के साथ जो मुठभेड़ भी होता है वो भी इंसिडेंट होता है, उनकी गिरफ्तारी जो होती है वो भी इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो उसको सिर्फ आंकड़ा को देखना वो उसका उचित ढंग से वो उसमें ये नहीं है। झारखंड सरकार और पुलिस महकमा भले ही लगातार साल 2017 में नक्सल और उग्रवाद के सफाई की बात कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस रणनीति धरातल पर न उतरने का ये नतीजा है कि कभी आम लोग उग्रवादी घटना के शिकार हो रहे हैं, तो कभी आम लोगों की सुरक्षा में लगे हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और झारखंड के लिट्टीपाड़ा में भले ही बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जेएमएम ने अपने गढ़ पर एक बार फिर से कब्जा जमाया और बीजेपी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। बीते हफ्ते हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी, लेकिन 8 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम जरूर लहरा लिया।
देश के 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिली है। 8 में से 5 राज्यों में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। दिल्ली, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमल खिला है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को जरूर तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भोरंज से बीजेपी ने जीत हासिल की है। असम भीमाजी से बीजेपी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश अटेर से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कर्नाटक के नंजनगुड़ और कर्नाटक के गुंडलुपेट से जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल कांथी दक्षिण से जीत हासिल की है। इधर बीजेपी ने राजस्थान धौलपुर से जीत हासिल की है। बात झारखंड के लिट्टीपाड़ा की करें तो वहां जेएमएम ने जीत हासिल की है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के लिट्टीपाड़ा में बीजेपी अपना कमल खिलाते खिलाते रह गई। खिला भी कैसे पाती? पिछले 40 सालों से जेएमएम कमल खिलने से पहले ही तोड़ देता है, या फिर यूं कहें कि लिट्टीपाड़ा की जनता जेएमएम को छोड़ किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में जहां 74% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बदलाव दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि इस बार साइमन मरांडी को जीत हासिल हुई। इसकी एकमात्र वजह है जेएमएम, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में साइमन ने बीजेपी का साथ दिया था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, और इस बार जेएमएम ने उनकी नैया पार लगाई। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का लिट्टीपाड़ा में अपना दबदबा न बना पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि जहां 8 राज्यों के 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने 5 राज्यों में जीत दर्ज की है, वहां क्या झारखंड बीजेपी कमजोर रह गई या फिर चूक नेतृत्व से हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो झारखंड में विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पाई और महागठबंधन में बनने से पहले ही दरार आ गई। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में भी क्षेत्रीय पार्टियों को महागठबंधन बनाने की सलाह दी थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव ने जेवीएम, जेएमएम समेत कई दलों के नेताओं से मुलाकात भी की। वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने की बात कही थी, लेकिन दूसरी पार्टियों में समन्वय न होने से महागठबंधन की टीम में दरार आ चुकी है। देखिए, तीसरा मोर्चा आएगा कि नहीं आएगा ये तो राजनीति के भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि यहाँ पर जो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का सहारा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 2 ही सहारा है, एक है उसका ईवीएम, दूसरा है जेवीएम। तो ऐसे शक्तियों के रहते हुए में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा, जो भी लड़ाई होगी, वो मुक्ति मोर्चा अपने नेतृत्व में करेगी। उस काफिले में जिनको भी आना है सबका हम लोग स्वागत करेंगे, शामिल करेंगे। झारखंड प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में सेकुलर पार्टियों के साथ महागठबंधन करने के लिए झारखंड विकास मोर्चा इसका माने कठोर इसका पक्षधर है कि गठबंधन हो सेकुलर पार्टियों का। इधर सीपीआई की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए वामपंथी विचारधारा से ही इस लड़ाई को लड़ने की बात कही। जी जान सकेंगे हम इसके बारे में क्यों टिप्पणी करें। हम आपको बता रहे हैं हमारा जो भी गठबंधन है वो जनता आधारित गठबंधन है, जनता आधारित गठबंधन है, सामाजिक आंदोलनों आधारित गठबंधन है। हालांकि इस बारे में बीजेपी का कहना है कि गठबंधन देश हित में होना चाहिए, न कि बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं, इसलिए इनका गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा इसमें तो क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के जनाधार और उसकी साख पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये सब मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी
के बढ़ते हुए रथ को अब रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब जनता स्वीकार कर लेती है तो लोकतंत्र में, तो फिर ये गठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल नीतीश कुमार के इस पहल पर ग्रहण लगता दिख रहा है। वजह साफ है कि सभी पार्टियों के नेता गठबंधन में शामिल होने पर अपने अपने नेतृत्व के दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब महागठबंधन बनने में पहले से ही दरार आ जाए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना लाजमी है। रांची से सुजीत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मी आमतौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुर्खियों में आते हैं, लेकिन झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार की अगर बात करें तो झामाडा के कर्मी इकलौते हैं जिन्हें अपने ही पैसों के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। धनबाद में माडा का नाम तो झामाडा हो गया, लेकिन उसके काम का तरीका संकुचित होता गया, जिस वजह से हजारों कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा। आज हालात ऐसे हैं कि एक एक कर्मचारी अपने 36 महीने के वेतन के लिए परेशान है, या यूं कहें कि कर्मी 3 साल के बैकलॉग में चल रहे हैं। वेतन के लिए आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपनी जान तक गंवा चुके हैं। माडा कर्मचारी प्रेम बहादुर थापा और दृश्य गोरांग की मौत कुछ दिनों पहले हो गई। दोनों बीमार थे और पैसे के अभाव में इलाज भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि माडा के एमडी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। और 100 से अभी अधिक मौत नहीं हुई है, उसकी गणना तो हम नहीं की है, लेकिन मेरे समय में कुछ मौत तो हो ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी नहीं है। जैसे कल जो मृत्यु हुई वो एक का हार्ट अटैक हुआ। अब ये माडा कर्मी 20 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। वार्ता के लिए बुलाए थे। वार्ता को सकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता है और नकारात्मक भी नहीं। तभी हमने इनको अल्टीमेटम देकर आया है कि अभी टाइम है। 17 तारीख से हमारा प्रोग्राम है, 17 से 19 अप्रैल को यहाँ मुख्यालय पर धरना है और 20 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। माडा कर्मी का वेतन 32 महीना से बाकी है और जो है तो दिसंबर में ही तनख्वाह मिला, जिसके कारण कि वो महाजन उसके घर पर बराबर आ रहा था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण जो है तो उसकी मौत हो गया। इलाज के लिए पैसा नहीं था। सरकार की नीतियां कितनी सफल होती हैं, इसके नमूने तो हर रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार का और विभाग का रवैया इतना संवेदनहीन और असहज होगा, ये भी इस तस्वीर ने साफ कर दिया। धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह, इस ऐतिहासिक मौके पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों से आए गांधी विचारक की मौजूदगी में बिहार के मुखिया ने ये कहा कि गांधी के विचारों को वो जन जन तक पहुंचाएंगे। बीते हफ्ते हमने इस खबर पर भी चर्चा की थी। मौका उस ऐतिहासिक क्षण को याद करने का जिसने गांधी को गांधी बनाया, यानी चंपारण सत्याग्रह का 100 साल। 10 अप्रैल 1917 जब गांधी चंपारण जाने को लेकर पटना पहुंचे थे। किसानों के हक को लेकर गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के मौके पर पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर महात्मा गांधी के वंशज के साथ साथ कई बड़े गांधी विचारक यहां जुटे। पटना के नवनिर्मित ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें गांधी के विचारों पर विमर्श करना होगा। आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और 30 साल के अंदर आजादी हुई, तो आज 100 साल पूरा हुआ है। तो आज जो पूरे देश और दुनिया में एक विचित्र माहौल है, असहिष्णुता का माहौल है, टकराव का माहौल है। अगर गांधी जी के विचारों से प्रभावित लोग एक जगह एकत्रित हों और गांधी जी के जो विचार थे आज के संदर्भ में उस पर हम सार्थक विमर्श करें, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसका जो नतीजा निकलेगा
वह देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझको इसका पूरा भरोसा है। इसी भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने इसका आयोजन किया। वहीं इस मौके पर बिहार के मुखिया ने गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर कहा कि अगले 1 साल तक सूबे में कार्यक्रम चलाया जाएगा। गाँव में फिल्मों के माध्यम से गांधी के विचार से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। किसानों के हक को लेकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहली बार इसी चंपारण से गांधी ने बिगुल फूंका था। इसी के शताब्दी वर्ष पर पटना से लेकर चंपारण तक कई बड़े आयोजन होने हैं। इसी कड़ी में देश के राष्ट्रपति समेत पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शुरुआत गांधी के विचारों पर विमर्श से हुई। अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो बिहार में भी महागठबंधन में नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां सामने आती जा रही हैं। अब पोस्टर विवाद सामने आया, बात में कितनी सच्चाई थी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार में आए दिन योजनाओं की नींव रखी जाती है, विकास के काम भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या महागठबंधन के अंदर खाने सब ठीक चल रहा है। चंपारण सत्याग्रह के कार्यक्रम में नीतीश हर जगह नजर आए और डिप्टी सीएम ने दूरी बनाए रखी। वहीं तेजस्वी ने अपने विभाग के एक कार्यक्रम के पोस्टर से सीएम नीतीश को गायब भी कर दिया। इस मामले में महागठबंधन के दल अब एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जदयू ने जहां सब कुछ ठीक बताया तो आरजेडी ने चुप्पी साध ली है। देखिए, बिहार में गठबंधन का जो सामंजस्य है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अलायंस पॉलिटिक्स के रोल मॉडल हैं नीतीश कुमार जी। एनडीए के दौर में भी आपने देखा होगा बिहार के गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके संबंध किस तरह के रहे हैं, और आज भी महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सभी सवालों पर एक सहमति कायम होने के बाद निर्णय होते हैं, और इन सवालों पर न कोई असमंजस का भाव है न समन्वय का कहीं अभाव है। इसलिए इस तरह के जो भी कयास है वो पूरी तरह से निराधार है। उन लोग का आपसी गठबंधन का मामला है, लेकिन ये देखते हैं, हम लोग भी पेपर में देखते हैं कि बहुत जगह मुख्यमंत्री का नाम तो सब जगह होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी मीडिया में कुछ भी छपेगा, कोई भी ऐड वगैरह आएगा तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम मस्ट है, उतना ही है। लेकिन अब इन लोग का क्या आपसी ये है, आपसी अनबन है, इसके चलते हमको लगता है थोड़ा अपना ईगो क्लैश होता है, इसके चलते अपना ये करते होंगे, लालू जी मना कर देते होंगे। जाहिर सी बात है कि बाहर से सब एक दूसरे के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन पोस्टर से नाम हटा देना कम से कम सब कुछ ठीक होने की बात पुख्ता नहीं करता। न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सपनों पर लग रहा है ग्रहण। सीएम के सभी बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट अटक रहे हैं। आखिर कौन है इनके सपने और बिहार के विकास का स्पीड ब्रेकर? ये भी खबर हमने आपको बीते हफ्ते दिखाई थी, एक बार फिर से देखिए। ये पूरा का पूरा ये जो कैंपस है, इसका नामकरण हम लोगों ने किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अब इसमें विज्ञान भवन के तर्ज पर एक ज्ञान भवन बना। मेरी तो इच्छा थी कि आज के अवसर पर पूरा केंद्र ही चालू हो, लेकिन आप जानते हैं इच्छा रखने के बाद भी काम तो थोड़ा सा तो सरकारी काम है, सबको मालूम है। सीएम के इस दर्द और व्यंग को आपने सुना। ये महज कुछ दिन पहले का वाकया है, जब मुख्यमंत्री अपने आधे अधूरे ड्रीम प्रोजेक्ट सम्राट अशोक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में एक प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, और उस दौरान ही उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोगों के बीच अपने इस मर्म को बयां किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सरकार के मुखिया के ऐसे कई ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गौर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटना म्यूजियम, गंगा के किनारे बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे, लोकसभा के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर बिहार विधानमंडल का विस्तार भवन, बेली रोड पर राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला पहला आधुनिक तकनीक का लोहिया पथ चक्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर, सभी प्रोजेक्ट सालों से लंबित हैं। कई डेडलाइन के बाद भी कुछ प्रोजेक्ट आधे अधूरे पूरे भी हुए, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है।
जाहिर सी बात है कि सीएम के अधर में अटके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठना और विपक्ष इस मसले पर सवाल भी उठा रहा है। जो राज्य के अंदर में जो काम हो रहे हैं, वास्तव में समय पर कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हो, भवन निर्माण का काम हो, सड़कों का काम हो या पुल पुलिया बन रहे हो, तो सभी काम में विलम्ब से हो रहे हैं। इस सरकार का बेहतर मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार का समय पर भुगतान नहीं कर रही सरकार। जो इंजीनियर साहब काम करवा रहे हैं, जो एजेंसी काम कर रही है, उसका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा नहीं हो रही है, सरकार पैसे का प्रबंध नहीं कर पा रही है समय पर। तो सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए किसी और पर दोष बढ़ाना चाह रही है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री की महागठबंधन के सहायक दल के मंत्री नहीं सुनते। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो भवन और सड़क निर्माण विभाग से जुड़ा है और ये दोनों विभाग बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है, तो क्या विपक्ष के आरोप के अनुसार बिहार के डिप्टी सीएम ही सीएम के सपनों को साकार नहीं होने दे रहे? और वैसे इस मामले पर सरकार से जुड़े लोगों ने कहा कि दूसरे दलों में ताक झांक से बाज आए विपक्ष। जहां तक सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का सवाल है, बिहार में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जो हो, सफाई जो भी दी जाए, लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट पर कहीं न कहीं लापरवाही और सुस्ती का ग्रहण लगा है। अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। और ये साल चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। बीजेपी इस मौके पर किसानों का महाकुंभ लगाने जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति बताया है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सत्याग्रह के 100 साल होने पर बीजेपी इसे किसानों के सबसे बड़े कुंभ के तौर पर मनाने जा रही है, जिसमें अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े दिग्गज हिस्सा लेंगे। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी कुंभ के नाम पर सियासत कर रही है। गांधी के विचारों को पहले समझना चाहिए। गांधी ने कहा था किसी पर उंगली उठाने के पहले 4 बार अपनी तरफ देखो, क्योंकि कोई उंगली उठाते हो किसी पर तो 4 बार अपनी तरफ दिखाई देता है। तो ये लोग नहीं देख रहे हैं। गांधी के हत्यारों के समर्थक, गांधी के विचारों के हत्यारों के लोग से अपेक्षा यही की जा सकती है कि वो गोबल्स की तरह सिर्फ चर्चा करके के प्रचार करके अपने चेहरे को चमकाने का काम। वहीं बीजेपी का कहना है कि गांधी ने किसानों के हितों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था, लेकिन नीतीश सरकार में किसान मरने को मजबूर हो रहे हैं। किसान हमारे साथ खड़े हैं। आज यूपी में किसान, मजदूर, समाज का हर वर्ग हमारे साथ खड़ा हो गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कृषि रोड मैप की और कृषि कैबिनेट की बात करते थे, वो कृषि के मुद्दे पर एसी रूम में धरना देते रहे, सड़कों पर नजर नहीं आए। मैं आज पूछना चाहता हूं उन विपक्ष के नेताओं से जो आज इसका विरोध कर रहे हैं कि शताब्दी वर्ष में कन्वेंशन हॉल में आप कार्यक्रम देख रहे हैं और सबसे पहले गांधी जी की जो सबसे बड़ी इच्छा थी कि शिक्षा का विस्तार हो, हर व्यक्ति साक्षर हो। आज क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी बताए कि पिछले 10 सालों में शिक्षा का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है। किसान कुंभ और उस पर हो रही सियासत से किसानों का कितना भला होगा, ये बड़ा सवाल है। हकीकत ये है कि देश के किसान खेतों में आज भी उम्मीदें बो रहे हैं ताकि भविष्य की फसल अच्छी हो सके। पटना से रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया। और तेजस्वी यादव वैसे तो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जिन मामलों पर वो नहीं बोलते उन मामलों पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते। सवाल ये कि क्या वो वाकई निशब्द हो चुके हैं। सुशील मोदी के आरोपों से घिरे तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि जो जवाब देना था अपने प्रवक्ताओं से दिलवा दिया गया है। मनोज झा जी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वही आप लोग चला दीजिए, वही जवाब। काम के बदले मिट्टी के आरोपों पर लालू और उनका पूरा परिवार चुप हो, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि सुशील मोदी एजेंडा फिक्स करके हमला बोल रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो सक्षम फोरम में जाकर अपनी बात कहें। आरोप तो एजेंडा सेट कर रहा है अपोजिशन, हमको क्यों आरोप पर जाएंगे? आरोप के लिए सक्षम क्या नाम है संस्थाएं हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आरोप में दम है तो जहाँ से संस्थाएं वहाँ जाइए।
ये सुशील मोदी जी एजेंडा सेट करेंगे और हम लोग उस एजेंडा को थोड़ी फॉलो करेंगे। हमारा अपना एजेंडा है। लेकिन सवाल एक है अशोक चौधरी, सवाल तो बहुत है। जेडीयू चुने छुपी साधी हुई है। ये आप लोग इसी में रहिए कि कांग्रेस क्यों, जेडीयू क्यों, आरजेडी क्यों, इसी में रहिए। महागठबंधन बहुत स्ट्रांग है। मिट्टी घोटाले से लेकर मॉल घोटाले तक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुशील कुमार मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने न आना, खासकर तेजस्वी यादव का चुप रहना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और बीते हफ्तों की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।